नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। तो आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं और इसका विषय है इतिहास की समझ भाग 2। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास की समझ भाग 1 में जाना है कि इतिहास हम कहाँ से पढ़ते हैं, इसके स्रोत क्या हैं और इतिहास पढ़ने के हमें क्या क्या फायदे हैं और हमारे जीवन में इतिहास की महत्ता क्यों है, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं। और आज पढ़ेंगे इतिहास की समझ में और इसमें कुछ और विशेष बातों को हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या सीखना है। कहा जा रहा है कि भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब कि आज जो भारत है, आज जिस रूप में भारत की अर्थव्यवस्था है और जिस रूप में भारत की संस्कृति है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया चली थी। बहुत लंबे समय के बाद आज भारत इतना संपन्न बना है और बहुत लंबे समय के बाद आज भारत विविधताओं में एकता का देश, मतलब विभिन्न संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया के कारण हुआ है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। जब हम भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से करते हैं और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व, मतलब कि उसके 1500 वर्ष बाद आर्यों के आगमन से करते हैं। यहाँ से हम लोग भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं कि भारत के लोगों का रहन सहन, भारतीय सभ्यता संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के इतिहास से जुड़ी हुई है। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, मतलब वेदों के आने से पहले का समय। आर्यों के आने से पहले के समय को पूर्व वैदिक काल, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ाई हम लोग करते हैं, जो कि हमारे देश में लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले, मतलब लगभग आज से 4500 साल पहले अवस्थित थी। और उसके बाद वैदिक युग की शुरुआत करते हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के बीच थी। तो इसको हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत, वैदिक युग के अंतर्गत, जिस युग में वेद लिखे गए उन युगों के अंतर्गत इसके पढ़ाई हम लोग करते हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ईसा का जन्म इस समय हुआ 0 वर्ष, आज से हम 1 वर्ष गिनना शुरू किए, पहली शताब्दी। तो इससे पहले 400 वर्ष पहले, 100, 200, 300 और 400 वर्ष पहले, मतलब कि ईसा के जन्म से 400 वर्ष पहले, तो इसको हम लोग ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, मतलब आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया। मतलब कि उस समय लगभग मान के चलिए कि 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्यारोहण हुआ था और उस समय 369, हाँ लगभग इसी टाइम में अशोक का राज्यारोहण हुआ था। और उस समय पूरे भारत को अशोक ने एकीकरण किया और उस एकीकरण का जो स्रोत बना, उस एकीकरण का जो आधार बना, वह बौद्ध धर्म बना। बौद्ध धर्म का आश्रय लेकर के बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए अशोक ने एशिया के कई हिस्सों में प्रयत्न किया और एशिया के कई देशों में, आप चाइना ले लीजिए, फिर से बर्मा जिसको कि आप लोग म्यांमार बोलते हैं, वियतनाम बोलते हैं, इन सभी देशों में, श्रीलंका में एशिया बौद्ध धर्म को फैलाया गया और भारत की बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाया गया, धार्मिक संपदा को। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने बहुत सारे आज्ञा पत्रों को शिलाओं पर, मतलब पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों पर खुदवाकर मेन रास्तों पर लगवाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके आदेश को और उसके विचार को पढ़ सकें। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ बनारस के वाराणसी के पास एक जगह है जहाँ की महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश दिया था, तो वहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है और उस अशोक स्तंभ के ऊपर में 4 मुंह वाले शेर का चित्र लगा हुआ है। तो हमारे देश पर जो 4 मुंह वाला शेर का चित्र राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है, वह अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, जो सारनाथ में अवस्थित है और सारनाथ वाराणसी के बगल में है। इसकी महत्ता यह है कि
यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश दिया था। तो इस स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। जहां भी सरकारी मोहर लगते हैं वहां पर ये चार मुंह वाले शेर का चित्र जरूर लगता है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और पहली सदी मतलब कि पहली सदी ईसा मसीह के जन्म के साल ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। सीरियाई व्यापारी मतलब सीरिया के व्यापारी के साथ, अरब के व्यापारी थे सीरिया देश के, और उन लोगों के साथ केरल पहुंच गया था। और पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय स्वर्णिम काल माना जाता था। अब देखिए केरल पहुंचने का कारण क्या होता है। ये है भारत का दक्षिणी तट और ये है अरब का भाग, बीच में ये अरब सागर है। अब यहाँ से कोई व्यापारी आता था तो ऐसे व्यापार करके यहाँ आता था समुद्री मार्ग से, तो यह केरल है। कोई भी व्यापारी मसालों का व्यापार करने पहले भारत आता था और वो भारत के दक्षिणी हिस्सा में आता था, इसलिए केरल में ही व्यापारी लॉन्च करता था। आपने देखा था कि केरल में ही वास्को डिगामा आया, तो उसी तरह पहले केरल में ही व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे। तो ईसाई धर्म प्रचारक भी सीरियाई व्यापारियों के साथ सबसे पहले केरल पहुंचे। और पहली शताब्दी में गुप्त वंश का साम्राज्य स्वर्णिम काल माना जाता था, क्योंकि उस समय भारत में बहुत ज्यादा विकास हुआ था गुप्त वंश के समय में। और 8वीं शताब्दी में मतलब 800 साल जब से 700 कुछ ईस्वी शुरू हुआ, तो इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया। 712 ईस्वी में बच्चों दाहिर भारत आया था, सबसे पहले दाहिर ने भारत पर आक्रमण किया था। और 1000 कुछ ईस्वी में मतलब कि लगभग 1025 पर सोमनाथ पर गजनवी ने आक्रमण किया था। तो इस तरह से 11वीं शताब्दी तक भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से अरबवासी इस्लाम स्थापित हो गया और दिल्ली के चौहान शासकों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और इसके पहले 320 वर्ष बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुए। फिर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, मतलब कि 1200 ईस्वी में 1206 में सल्तनत काल था और 1206 के 300 साल बाद 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसको कि बाबर ने स्थापित किया। और इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया और फिर भारत एक बहुत बड़े साम्राज्य के अंतर्गत एक हो गया। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। उसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनी। सम्राट जो इमारतों के शौकीन थे उन लोगों ने इमारतें भी बनवाई। और कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। और गुरु नानक जी ने सिख धर्म की शुरुआत उसी समय की थी। कबीर, मीरा, चैतन्य, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को एक नई दिशा दी। मतलब कि भारत में धार्मिक संपदा भी बहुत फली फूली थी और भारतीय विकास में बहुत ही अग्रतर रही। और यहाँ आप चित्र में देख लीजिए, यह है चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन भजन। यह भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए गलियों में घुमा करते थे। और यह है प्राचीन समय का पानी का यंत्र, इसको रहट बोलते हैं और बैल के माध्यम से ये चलता है। इधर से पाइप निकला होता है, एक लोहे का निकला होता है और इसके चारों तरफ बैल को घुमाया जाता है जिससे ये घूमता है। और इसमें लोहे की बाल्टियां लगी होती है जो नीचे से पानी लेकर ऊपर गिराती हैं। तो इस तरह से यह रहट काम करता था। और यहाँ अकबर का चित्र है जो कि अपने धार्मिक विद्वानों के साथ दीन इलाही धर्म की स्थापना करके उसमें सारे धर्म की अच्छी बातों को समाहित किया करता था। अब है कृषि में रहट का उपयोग होता था, नहर और तालाब का उपयोग होता था, लोहे के हल और चरखे का बहुत विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार और स्थापत्य कला कहा जाता है। भवन निर्माण कला को स्थापत्य कला कहते हैं। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा और भारत के गर्म मसालों के साथ सूती और रेशमी कपड़े पूरी दुनिया के से व्यापारियों को आकर्षित करते रहे। तो आप समझिए कि भारत से पूरी दुनिया के व्यापारियों को आकर्षित क्यों किया जाता था, क्योंकि यहाँ मसालों का व्यापार और सूती कपड़ों का व्यापार पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए काफ़ी फायदेजनक था।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट और इसके साथ अब कुछ प्रश्न भी हैं। तो चलिए यहाँ 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों के उत्तर को अब हम करते हैं। प्रश्न 1 है कि भारत के धार्मिक विरासत की संपदा को पहचान कर लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत की धार्मिक विरासत अति प्राचीन है। यह प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में अग्रसर रहा है। जैसे कि अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ जो कि एशिया के बहुत सारे देशों में फैला। उसके बाद भारत में ही गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को धर्म के माध्यम से नई दिशा दी। और उसका प्रश्न 2 है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि पहले लंबी यात्राएं समुद्र के माध्यम से होती थी। ईसाई और इस्लाम धर्म भारत के पश्चिमी समुद्री भाग से भारत आए और पश्चिमी समुद्री भाग से भारत आने वाले यात्री केरल तट पर ही आते थे जो मसालों का व्यापार किया करते थे, इसलिए केरल आना उनके लिए आसान था। और प्रश्न 3 है कि भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषता के साथ बनाइए। तो चलिए स्थान, निर्माता और स्थल का नाम हम लोगों ने यहाँ सूची में रखा है। सबसे पहले देख लीजिए, ये है आगरा का किला, यह आगरा में है और अकबर ने इसे बनाया है। यह है अकबर का मकबरा, यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने शुरू किया और जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया। उसके बाद आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, मोतीलाल नेहरू ने इसे बनवाया। और आराम बाग ये आगरा में है उत्तर प्रदेश में और इसे बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा यह अजमेर में है राजस्थान में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूट वंश के शासक ने इन्हें बनवाया था। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, गुप्त शासकों ने इसे बनवाया था। और अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में है जिसे कि सुल्तान सैफुद्दीन ने बनवाया था। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बनवाया था। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। तो इसका उत्तर है कि प्राचीन काल में भारत का मसालों का व्यापार विदेशियों के लिए काफी फायदाजनक था, जिसकी वजह से भारत में विदेशी व्यापारी आकर्षित होते थे। दूसरी बात कि भारत में जनसंख्या अधिक होने की वजह से व्यापार की यहाँ अधिक संभावना थी, इसलिए भी विदेशी व्यापारी भारत में आकर्षित होकर आया करते थे। और प्रश्न 5 है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्य और शासकों के चित्र दिखाइए। तो यहाँ प्रश्न 5 का उत्तर है, यहाँ मानचित्र दिया गया है और इसमें आप विभिन्न साम्राज्य देख सकते हैं। यहाँ देखिए मगध साम्राज्य है, उसका लिच्छवी वंश है। यहाँ वाकाटक साम्राज्य है, भृगुकक्ष है। यहाँ शक साम्राज्य है, कुषाण साम्राज्य है यहाँ पर। और कदम साम्राज्य है, चालुक्यायन है, पल्लव है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे साम्राज्य हैं और इन सबको आप पांडव साम्राज्य यहाँ देख सकते हैं दक्षिण में। तो ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि भारत में कौन कौन से साम्राज्य कहाँ कहाँ शासन किया करते थे। और उसके बाद हमने सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।